Hello everyone, welcome to my channel. So as you all know that I am Divya, your science expert, and I have 16 years of teaching experience. So you don't have to worry, you are in experienced hands. तो आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम करने वाले हैं उसको बताने से पहले आई हैव एन अमेजिंग न्यूज़ फॉर यू दैट माई चैनल दिया एजुकेट्स इज नाउ कोलैबोरेटेड विद इन्फिनिटी लर्न। जैसे कि आपको पता है मैं इन्फिनिटी लर्न की सीबीएसई सेगमेंट की मास्टर टीचर हूँ। तो यहाँ पे इस चैनल पे भी जो कंटेंट होगा अब बहुत ही अमेजिंग कंटेंट होने वाला है। कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बच्चों को लगते हैं। और अगर आपके कोई फीडबैक्स रहते हैं तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताओ, बिकॉज वी कैन हेल्प यू इन दैट केस। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th साइंस पे है और आज के सेशन के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से। और आपको पता है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें बन कहीं और रही हैं और उनका यूटिलाइजेशन कहीं और हो रहा है तो वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है, और उसके लिए आपकी बॉडी में सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा एक्साइटिंग टॉपिक क्या है इस चैप्टर में से। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रीसस फैक्टर के बारे में। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, रीसस फैक्टर पे। तो आज हम इस रीसस फैक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये है और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं होता। सो आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग अबाउट रीसस फैक्टर। Okay, so before we get started, I want you to tell me that do you know about antigen or antibodies? कि एंटीजन और या फिर एंटीबॉडीज क्या होते हैं। ओके, लेट मी टेल यू। एंटीजन की अगर मैं बात करूं और एंटीबॉडीज की बात करूं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने और इसलिए लिखा क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मे बी आपको एक पता हो, दूसरा पता हो या दोनों पता हो, इसलिए। लेकिन जानना आपको दोनों ही है। You have to learn antigen as well as and antibodies. So let me tell you, जो भी antigens होते हैं, they are the substances, foreign substances which enters in your body. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोल्ड कॉज करने वाला इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो मेरे लिए एक फॉरेन पार्टिकल है। सो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज एन एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या होगी? अब जब वो फॉरेन पार्टिकल मेरी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो ऑब्वियसली उस फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने के लिए मेरी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम है, राइट। और वो इम्यूनिटी मुझे कौन देता है? मेरे ब्लड के सेल्स WBC। या तो वो इन्फेक्शन को खा लेते हैं या फिर वो इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और वो प्रोटीन्स इन एंटीजेंस के साथ फाइट करती है, या तो इसको मार देती है या इसको हार्मलेस बना देती है ताकि ये मेरे पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना दिखा पाए। तो उन प्रोटीन्स को हम क्या बुलाते हैं? एंटीबॉडीज। तो जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में होंगी उतनी ही आपकी बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही आप स्ट्रॉन्ग होगे। और उतना ही स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मोटे हो गए, नो, इसका या आपके बाइसेप्स हो गए, नो। इसका मतलब है आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, कोई इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट आपको बहुत जल्दी हार्म नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। तो एंटीजन दे आर द इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स दैट कैन हार्म बॉडी, एंड एंटीबॉडीज दे आर द प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड in response to antigens to fight against them and make them harmless. They may eat it or make it harmless. ओके मतलब किसी भी तरीके से वो एंटीजन को हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाने देती है। और एक और चीज, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज आर एंटीजन स्पेसिफिक। ये इंपॉर्टेंट बात है। एंटीबॉडीज आर एंटीजन स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर एंटीजन के रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है, या पर्टिकुलर एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन को ही हार्मलेस कर सकती है। तो रीसस फैक्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें और जाननी है, सिर्फ एंटीजन से एंटीबॉडीज से काम नहीं चलेगा। सो वी हैव टू लर्न फ्यू मोर थिंग्स। सो लेट मी टेल यू, आपको पता है हम सबके ब्लड का ग्रुप होता है।
आपने देखा होगा, आपको कहीं पे भी आप जैसे एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो एक ब्लड ग्रुप हमसे पूछा जाता है हमेशा। तो ब्लड ग्रुप मीन्स, अब वो ग्रुप कैसे बनता है, हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ कुछ एंटीजन और कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अब नॉर्मली मैंने आपसे बताया एंटीजन्स आर द फॉरेन पार्टिकल्स विच हार्म आवर बॉडी, बट ये जो एंटीजन्स है ये आपकी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट है और ये आपकी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं। जो एंटीजन, जो भी मेरा ब्लड ग्रुप होगा तो उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर एंटीजन मेरे अंदर होगा, और वो एंटीजन मेरे ब्लड को या मेरी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अब उस एंटीजन के बिना मेरा ब्लड हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि ब्लड बना ही उससे है। ठीक है, मतलब सेल्स प्लाज्मा तो है ही, बट उस एंटीजन का होना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। तो उसी बेसिस पे हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं कि कौन सा एंटीजन या कौन सा एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर है। तो 4 ब्लड ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अब जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीजन होता है ए, और उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी, इसको आप कैपिटल ए भी लिख सकते हो, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी होती है दैट इज बी। इसको वैसे इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अगर इनको स्मॉल लेटर्स में लिखो तो ठीक है, अदरवाइज आप कैपिटल पे भी लिखते हो तो गलत नहीं होगा। तो ए, जो ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीजन है ए और उसके लिए एंटीबॉडी है बी। ऐसे ही जो ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीजन है बी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है ए और बी के अंदर दोनों एंटीजन है ए बी और ए बी बी, बट एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। और ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी सारी है, राइट। तो अब जैसे मैं अपना ब्लड की बात करूं तो मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो बी का मतलब मेरे अंदर एंटीजन है बी और उसके रिस्पॉन्स पे मेरी बॉडी में एंटीबॉडी है ए। तो मेरा ब्लड हेल्दी तभी रहेगा जब मेरी बॉडी के अंदर एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होगा। अगर इससे अलग मेरी बॉडी में कोई एंटीजन या प्रेजेंट होगा तो वो मुझे हार्म कर सकता है। एंटीबॉडी इसके अलावा प्रेजेंट होगी तो वो हार्म नहीं करेगी, क्योंकि एंटीबॉडीज हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, एंटीबॉडीज तो हमें प्रोटेक्शन देती है, इम्यूनिटी बनाती है, राइट। लेकिन अगर कोई और एंटीजन होगा तो वो मेरे ब्लड को खराब करेगा, राइट। तो ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप ए एंड बी बोथ एंटीजन्स नो एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ओ नो एंटीजन बट ऑल एंटीबॉडीज। आई होप यू गॉट इट। तो ब्लड ग्रुप्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? देखो मोस्टली क्या होता है कि अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या हमारा बॉडी में कोई हमें डिजीज़ हो जाती है या किसी भी तरह से अगर हमें ब्लड का रिक्वायरमेंट रहता है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, मतलब एक हेल्दी पर्सन से एक इल पर्सन पे वो ब्लड का ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अब ब्लड ट्रांसफ़र करते समय ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा तो आप ऐसे नहीं कि बी ब्लड ग्रुप वाले को ए का ब्लड ग्रुप दे दोगे, नहीं, क्योंकि उस ए का ब्लड ग्रुप जब आप उसको दोगे तो उसके अंदर तो जो एंटीजन एंटीबॉडी है अलग है और ए ब्लड ग्रुप में अलग है, वो तो बल्कि उसको और नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम ब्लड ग्रुप्स को मैच किया जाता है। तो हमने ये देखा है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं था बट उसमें एंटीबॉडी सारी थी और एंटीबॉडी हमें नुकसान नहीं करती है। और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्योंकि उसमें दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है और कोई एंटीबॉडी नहीं है, राइट। तो वो किसी से भी ले सकता है और ओ किसी को भी दे सकता है। अब आपने ये भी सुना होगा कि जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, अब जैसे मैं अगर अपना ब्लड ग्रुप लिखती हूँ या आप भी लिखते होगे तो हम एक पॉजिटिव नेगेटिव जैसा वर्ड भी यूज़ करते हैं ना, जैसे आई एम बी पॉजिटिव, you must be A negative या B negative, is the AB negative, AB positive. So what is this positive negative? So let me tell you, this is again a special antigen. ये पॉजिटिव नेगेटिव एक स्पेशल एंटीजन है और वही हमारा आज मेन टॉपिक है, रीसस फैक्टर। तो ब्लड ग्रुप के साथ मतलब जो उस पर एंटीजन एंटीबॉडी है उसके अलावा एक और एंटीजन है जो हो भी सकता है किसी के ब्लड में और किसी के ब्लड में नहीं भी हो सकता। अगर है किसी के ब्लड में तो उसका ब्लड उस एंटीजन के साथ ही हेल्दी है, अगर किसी के ब्लड में वो नहीं है तो उसका ब्लड उस एंटीजन के बिना ही हेल्दी है। और जो ऑपोजिट कंडीशन रहेंगी दोनों के लिए वो दोनों के केस में एडवर्स रहेंगी, हार्मफुल रहेंगी। तो RH फैक्टर, जिसको आप रीसस फैक्टर बोलते हो, शॉर्ट फॉर्म में RH फैक्टर लिख देते हैं, ये एक एंटीजन है जो प्रेजेंट हो भी सकता है हमारे ब्लड में और नहीं भी।
जिस ब्लड के अंदर ये होता है उसको आप बोलते हो कि इट इज़ RH पॉजिटिव, या आप उसको सीधा आपके ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव के साथ बोल देते हो। और जिसके अंदर नहीं है उसको आप RH नेगेटिव बोलते हो, मतलब बता देते हो कि इसके अंदर नहीं है, A नेगेटिव, B नेगेटिव, इस तरीके से। अब अगर कोई पॉजिटिव है तो वो कंपैटिबल पॉजिटिव के साथ ही है, रीसस फैक्टर के साथ ही कंपैटिबल है उसका ब्लड, राइट। या फिर अगर आप उसका ब्लड किसी और को देना चाहोगे, बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को ही दे पाएगा, बी नेगेटिव को नहीं दे पाएगा। ब्लड ग्रुप सेम है दोनों का बी, बट पॉजिटिव नेगेटिव तो डिफरेंट है ना। तो मे बी लेट्स से एग्जाम्पल दोबारा देती हूँ, लेट्स से आई एम बी पॉजिटिव, ठीक है। सपोज अगर मैं अपने ब्रदर को ब्लड देना चाहूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रदर बी नेगेटिव हो अगर, तो बी पॉजिटिव मतलब ब्लड ग्रुप तो दोनों का बी हो गया। पॉजिटिव मीन्स मेरे अंदर RH फैक्टर है, एंटीजन है। उसका बी नेगेटिव मतलब उसमें एंटीजन RH फैक्टर वाला नहीं है। तो अगर मेरा ब्लड उसको देंगे तो वो एंटीजन मेरी बॉडी से ब्लड के थ्रू उसमें जाएगा, और उसके लिए वो क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल, समझ आई, वो उसको नुकसान करेगा। तो इसलिए पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ ही कंपैटिबल है, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ ही कंपैटिबल है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, व्हाट इफ प्रेग्नेंट मदर इज RH नेगेटिव एंड बेबी इन हर वॉर्म इज RH पॉजिटिव। मतलब आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट मदर मीन्स यू ऑल नो कि भी बच्चा डेवलप हो रहा है उसके यूट्रस में। तो अगर प्रेग्नेंट मदर RH नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कि उसके अंदर RH फैक्टर नहीं है, और जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, या उल्टा ले लो कि मदर RH पॉजिटिव है और बेबी RH नेगेटिव है। अब दोनों ही जो कंडीशंस है वो खराब है। क्यों? क्योंकि ब्लड मदर का और फीटस का दोनों का आपस में एक्सचेंज होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, क्योंकि बच्चा न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मदर के ब्लड से ही ले रहा है, तो इसलिए ब्लड मिक्स हो रहा है। अब अगर कोई मदर RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है और बेबी अगर RH नेगेटिव या पॉजिटिव उससे ऑपोजिट है, तो ऑब्वियसली दोनों में से एक के लिए तो वो हार्मफुल फैक्टर होगा। अब हार्मफुल होगा तो कोई अगर फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर एंटर करता है तो आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल और अच्छे से आपको देके बताती हूँ। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चा RH नेगेटिव है, ठीक है, मदर RH पॉजिटिव है, या उल्टा भी ले सकते हो आप। तो क्या होगा, जब ब्लड मदर से फीटस में जाएगा तो RH फैक्टर जाएगा, RH फैक्टर उसमें जाएगा। अब उसकी बॉडी के लिए वो RH फैक्टर एक फॉरेन पार्टिकल है, क्योंकि उसके ब्लड RH नेगेटिव है, तो वो इसके लिए इसकी बेबी की बॉडीज़ क्या बनाने लगेंगी, एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, इस पर मिक्स हो जाएंगी, फिर वो मदर के ब्लड को ख़राब करेंगी। सेम अगर उल्टा हो कि मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा कि नेगेटिव वाला जब ब्लड जाएगा तो इसमें RH फैक्टर मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स होके जब मदर की बॉडी में आएगा तो मदर एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, मदर का वैसे भी ऑटो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अब जब दोबारा ब्लड बेबी में जाएगा तो एंटीबॉडीज़ भी साथ जाएंगी, और एंटीबॉडीज़ बेबी के ब्लड को खराब करेंगी। तो ऐसे केस में इस डिसऑर्डर को हम क्या बुलाते हैं, इस डिसऑर्डर को हम बुलाते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। सो इट्स अ टाइप ऑफ अनीमिया जिसमें जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो फीटस के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मैटरनल इम्यून रिएक्शन की वजह से, क्योंकि मदर की बॉडी उसके अंदर एंटीबॉडीज़ मिक्स कर रही हैं। तो मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ मिक्स होकर जा रही हैं जो कि बेबी के ब्लड को डिफेक्टिव बना रही है, तो रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द फीटस एंड इट्स मदर। और ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है। सो इफ अ फीटस विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस सर्वाइव, वैसे तो मिसकैरेज हो जाता है ऐसे कंडीशन में, बट अगर वो सर्वाइव करता है तो वो जब पैदा होता है, ठीक है, तो वो बहुत ही बीमार कंडीशन में होता है। अब देखो, ब्लड ही अगर डिफेक्टिव होगा तो बीमार तो होगा ही ना। द लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉज्ड बाय सिवियर एनीमिया अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ कैन लीड टू लॉन्ग टर्म डैमेज टू ब्रेन एंड द अदर ऑर्गन्स। तो इस केस में उसको ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी रहेगा एनीमिया की वजह से, क्योंकि RBC हेल्दी नहीं होंगे तो उनका काम तो गैसेस ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो उस केस में बच्चे को ब्रेन और उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और उसमें या फिर कुछ और
हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है या उनका प्रॉपर वर्किंग नहीं होगा इस केस में. सो दिस इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. आई थिंक यू गॉट इट. तो इसलिए कंडीशन ये वाली बहुत वर्स्ट हो जाती है. So with this, we have come to an end. I hope you have understood about rhesus factor, antigen, antibodies, blood groups, right? Blood transfusion, what to take care while transfusing blood, and of course about the rhesus factor. So please study from it and make your habit to write and learn. क्योंकि जो हम लिख कर पढ़ते हैं वो हमें कभी भूलता नहीं है. Okay, and if you like the video, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notifications. And if you haven't subscribed our channel, then just subscribe it right now, because this is the channel where you are going to get a quality content. So thank you, take care, bye bye, have a nice day.